I had discussed paradigm. Now let's have a look what is paradigm shift और paradigm shock. ठीक है, ये है टी.एस. कुन. ये इमेज जो है वो कुन का है. ओके, अमेरिकन हिस्टोरियन ऑफ साइंस, as I have quoted Thomas S. Kuhn. He came with the ideas of paradigm. Okay. A pattern of scientific methodologies which is established during a particular period in a discipline. Okay. So as I have mentioned here, according to Kuhn ने एक और कॉन्सेप्ट दिया पैराडाइम शिफ्ट का. ठीक है, क्या है वो कॉन्सेप्ट देखो. अकॉर्डिंग टू कुन, द ग्रोथ ऑफ नॉलेज डिपेंड्स ऑन पैराडाइम शिफ्ट. हाउ द नॉलेज ऑफ अ पीपल हेल्प टू ग्रो अ डिसिप्लिन. He came up with the new idea, the new debate. एक नया डिबेट ये लेकर आ गए कि कैसे नॉलेज जो है इंसान का वो किसी विषय के ग्रोथ में हेल्प करता है. उन्होंने कहा कि कैसे हेल्प करता है, बोला पैराडाइम शिफ्ट के कारण. द ग्रोथ ऑफ नॉलेज डिपेंड ऑन पैराडाइम शिफ्ट. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज पैराडाइम शिफ्ट. According to the Kuhn, there was a stage which is known as pre-paradigm stage. कैसा स्टेज होता है जिसे हम कहते हैं प्री पैराडाइम स्टेज. ठीक है, अब देखो उन्हीं के एक आइडियाज को ग्राफिकली प्रेजेंट भी किया है. ठीक है, दिस इज द प्री पैराडाइम स्टेज. ठीक है, उसके बाद एक और स्टेज आता है प्रोफेशनलिज्म का, और उसके बाद एक पैराडाइम इस्टेब्लिश होती है जिसे कहते हैं पैराडाइम 1. अच्छा, ये पैराडाइम देखोगे तो ये प्लेटू लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ये प्लेटू फ्लैट टॉप्ड स्ट्रक्चर है. अच्छा, ठीक है. अब फिर क्या तुम देखते हो कि एक ये जो पैराडाइम्स दिखाई दे रहा है इसमें एक फेज ऑफ क्राइसिस क्रिएट होता है और फिर उसके बाद एक नया पैराडाइम इस्टेब्लिश होता है. अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक क्राइसिस फेज आया. उसी को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया कि एक प्री पैराडाइम स्टेज है. ठीक है, प्री पैराडाइम स्टेज का मतलब क्या है कि पैरेलली कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. ठीक है, वो एक टाइम पीरियड में को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कई ओपिनियंस, कई व्यूज, कई बिलीफ सिस्टम. ठीक है, वो एक फेज में एग्जिस्ट करता है. उसको क्या बोलते हो, तो कहते हो प्री पैराडाइम फेज. ठीक है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी मैं कुछ अलग बिलीफ सिस्टम, यानी मेरे कॉन्सेप्ट्स आपके कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट हैं. वी आर द कॉन्टेम्पररी थिंकर्स. हम लोग कंटेम्पररी थिंकर. आपको मैंने डाइकोटमी और डुअलिज्म डिस्कस किया है. आपने देखा होगा ज्योग्राफी में मॉडल बिल्डिंग्स में देखेंगे, लॉ मेकिंग में देखेंगे, दो अप्रोच है. ठीक है, इडियोग्राफिक, नोमोथेटिक. ठीक है, सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल अप्रोच आपने पढ़ा होगा. ठीक है, एक ऐसा लॉज बनाते हैं जो एवरीवेयर एप्लीकेबल हो, एक ऐसा लॉज बनाते हैं जोग्राफर जो कि एक रीजन में एप्लीकेबल हो. ठीक है, तो क्या होता है कि अभी आप देखेंगे कि एक स्टेज ऐसा था ज्योग्राफी में भी, अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं. ठीक है, ऐसा ही सभी सब्जेक्ट्स में होता है. कून हैज अप्लाइड दिस पैराडाइम शिफ्ट फॉर वेरियस डिसिप्लिन्स. उन्होंने कहा कि किसी भी सब्जेक्ट्स में देखोगे एक स्टेज होगा प्री पैराडाइम स्टेज, वहां पर कई सारे बिलीफ सिस्टम, कई सारे स्कूल ऑफ थॉट एग्जिस्ट करते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर. ठीक है, और सभी उसकी चर्चा करते हैं, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता, वो कोई एग्जिस्ट करता है सोसाइटी. बट ग्रेजुअली व्हाट हैपेंड कि वन बिलीफ सिस्टम, वन फिलॉसफी, वन कॉन्सेप्ट
स्टार्टेड डोमिनेटिंग। एक फेज ऐसा आता है कि जिसमें एक कॉन्सेप्ट डोमिनेट करने लगता है, एक फिलॉसफी डोमिनेट करने लगती है। और जब वो फिलॉसफी डोमिनेट करने लगती है और वो फिनोमेना को एक्सप्लेन करने लगते हैं, लार्जली वो स्टेबलाइज कर लेती है अपने आप को और दूसरे को रिप्लेस कर देती है, तो हम उसे कहते हैं पैराडाइम फेज। तो यहाँ क्या लिखा है, प्री पैराडाइम स्टेज। प्री पैराडाइम मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जहाँ वेरियस स्कूल ऑफ थॉट और बिलीफ को एग्जिस्ट करते हैं, कोई कंफ्लिक्ट नहीं होता, बट ग्रेजुअली क्या हो गया, वन बिलीफ सिस्टम, वन कॉन्सेप्ट, वन फिलोसफी started stabilizing, dominating itself, replaced other ideas. Okay, that is known as initial paradigm. अब फिर देखो यहाँ, अब फिर क्या होगा कि द एडॉप्टेड मेथडोलॉजीज और टेक्निक्स जो आप देखेंगे उसमें कुछ एनोमलीज भी आ, कुछ कमियां आपको दिखाई देने लगेंगी, कुछ डिफिकल्टीज होंगे, कुछ लिमिटेशंस होंगे। देन देयर इज अ फेज ऑफ सेडिमेंटेशन एंड एक्यूमुलेशन। जब ऐसे बहुत सारे एनोमलीज आ जाएंगे, बहुत सारी कमियां जब आपको दिखने लगेंगे, आपका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आप ढूंढ नहीं पाओगे, अब प्रॉब्लम्स उस मेथड से या उस फिलॉसफी के बेसिस पर या उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो न्यू मेथड्स, न्यू आइडियाज, न्यू फिलॉसफी, न्यू टेक्निक्स आप कोशिश करोगे फाइंड आउट करने की। दैट इज द फेज ऑफ रिवोल्यूशन। और अगर वो टेक्निक्स, वो मेथड्स आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, न्यू पैराडाइम विल एस्टैब्लिश। दिस इज नोन एज पैराडाइम शिफ्ट। दिस स्टेजेस shows that how a paradigm with time change and new paradigm established. Am I clear? Am I clear to all of you? Yes, sir. So here I had mentioned that the normal science proceeds unquestioned as long as new problem are solved. एक पैराडाइम जो है वो इस्टेब्लिश रहता है तब तक जब तक कि न्यू प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होते रहे। प्रॉब्लम जब सॉल्व नहीं होगा तो चैलेंजेस आएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है तब तक पैराडाइम इस्टेब्लिश है। कुन्स हैज यूज्ड द वर्ड नॉर्मल साइंस। उन्होंने नॉर्मल साइंस वर्ड यूज, इन्होंने क्या कहा कि नॉर्मल साइंस कब तक इस्टेब्लिश है, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व होता जाए, जब तक आपके सामने जो भी स्टडी कर रहे हो फिनोमेनाज वो आप सॉल्व कर ले रहे हो, उसको समझ ले रहे हो, उसको डाइफर कर ले रहे हो। एग्जिस्टिंग फिलॉसफी, मेथड्स या टेक्निक्स। प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, जब सॉल्व नहीं कर पाते। Research improves the basic constructs, extend the situation to which they are applicable, and improve method of test theories. But periodically, a discipline fails to make progress. New question throw up, नए क्वेश्चन आ जाते हैं और एनोमलीज क्रिएट होती हैं। प्रेडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरीज प्रूव फॉल्स, और जो एग्जिस्टिंग थ्योरी थी वो फॉल्स प्रूव होने लगती हैं। एक्सेप्टेड मेथडोलॉजीज फेल टू सॉल्व द न्यू प्रॉब्लम। व्हाट हैपन, एनोमलीज क्रिएटेड। अब सेडिमेंटेशन होने लगेगा, एक के बाद दूसरी एनोमलीज, और धीरे धीरे देयर आर सो मेनी एनोमलीज हैज बीन एग्जिस्टेड। ओके, तो एक्यूमुलेशन हो जाए, एक्यूमुलेशन ऑफ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम। बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तुम्हें एग्जिस्टिंग प्रायर थ्योरी से, प्रायर पैराडाइम से। तो नॉर्मल साइंस वर्ड यूज, वही जो ग्राफ है उसी का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने अभी किया था। अब जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे पाइल्ड अप हो जाएंगे तो क्या करोगे, नए रिसर्चर आएंगे, नए मेथोडोलॉजीज, नई टेक्निक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे सिचुएशन जहां अनसॉल्व प्रॉब्लम बहुत सारे होंगे उसी को पैराडाइम क्राइसिस कहते हैं। तो क्राइसिस क्रिएटेड इन अ डिसिप्लिन, और जब सब्जेक्ट डिसिप्लिन में किसी सब्जेक्ट के दौरान किसी फेज में क्राइसिस आ जाते हैं तो जो रिसर्चर्स है वो नए आइडियाज के साथ
वो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है. So minority group in the discipline proposes alternative approaches, and there follows vigorous and protracted debate on the new concepts and ideas between the advocates of the new and defender of the defending long and held beliefs. मैंने क्या कहा कि उसी समय आप में से कोई रिसर्चर्स नए आइडियाज के साथ आया, लेकिन तुम्हें पता है कि कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स उस बिलीफ सिस्टम को छोड़ना नहीं चाहते जो पहले से एग्जिस्ट करता है. तो जो लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीफ है, जो प्रायर बिलीफ है, जो पैराडाइम पहले से सेट है, उसके भी बिलीफर है, वो उसको छोड़ नहीं रहे. लेकिन कुछ माइनॉरिटी ग्रुप, कुछ नए रिसर्चर आएंगे जो नए आइडियाज के साथ आएंगे. अब इनके बीच में डिबेट आएगा, ठीक है. बट नई टेक्निक्स अगर वो सॉल्यूशन लेकर आती है तो धीरे धीरे वो मेथोडोलॉजीज, भले ही उसको सपोर्ट करने वाले माइनॉरिटी ग्रुप हों, वो धीरे धीरे सोसाइटी में अपनी जगह बनाने लगती है और एक समय आता है कि वो डोमिनेट कर जाती है और एक नई पैराडाइम इस्टेब्लिश कर. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस, अब क्या वर्ड यूज किया कुन ने? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस. पहले उन्होंने पैराडाइम के लिए वर्ड क्या यूज किया था? नॉर्मल साइंस. Normal science. The new approach wins converts primarily the new entrant to the discipline. अब जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस आएगा तो क्या होंगे? न्यू अप्रोच, यानी नई पैराडाइम आएगी. न्यू पैराडाइम्स के लिए क्या वर्ड यूज किया इन्होंने? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ये टर्म्स दिमाग में रखना. ये टर्म्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स द पीपल अंडरस्टैंड दैट नॉर्मल साइंस है तो कुछ साइंस के बारे में बात हो रही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंस है तो साइंस के बारे में बात हो रही. द कॉन्सेप्ट. तो डिस्पाइट, अब ऐसे तो नहीं होगा ना कि नए आइडिया के साथ बहुत सारे लोग आ जाएंगे. कुछ खास, कुछ रिसर्चर्स न्यू वो आएंगे, उनको अपनी आइडियाज को इस्टेब्लिश करने के लिए काफी स्ट्रगल करना होगा, ठीक है. वो एक रिवोल्यूशनरी आइडियाज है, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए उनको कई सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा. और अगर ऐसा करने में वो सक्सेसफुल हैं तो एक नई पैराडाइम इस्टेब्लिश हो. Who stated that? The Kuhn stated that this is known as paradigm shift. This is the concept given by the Kuhn. कि कैसे एक नए आइडिया का जेनेसिस होता है और वो आइडियाज जो है दूसरे को रिप्लेस करके अपने को स्टेबलाइज करता है किसी भी फील्ड में, नॉट इन ज्योग्राफी, इन वेरियस डिसिप्लिन. ओके, होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज पैराडाइम शिफ्ट. समझ में आ रहा है कि क्या है स्टेजेस? उसी स्टेजेस को, ठीक है ना, ग्राफिकली इसी आइडियाज को ऐसे भी प्रेजेंट किया. हेनरिक्सन हैज एक्सप्लेन द आइडियाज ऑफ द कुन इन दिस वे. ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी किया. ये प्री पैराडाइम फेज है. दिस इज द प्री पैराडाइम फेज. व्हाट आई हैव सेड, parallelly various belief system exist in the society, coexisted, there was no conflict, but gradually out of that one paradigm has been established and replaced the other belief system. वो हो गया. but suddenly it, अब ये पैराडाइम वन है क्योंकि एक प्रोफेशनलिज्म का स्टेजेस आता है जिसमें एक आइडियाज जो है ग्रेजुअली जो है सडनली राइज करने लगता है. देखो यहाँ सडन राइज है और फिर क्या हुआ? प्लेटो लाइक स्ट्रक्चर ये एग्जिस्ट कर जाता है. फिर उसके बाद एक फेज ऑफ क्राइसिस आता है, ठीक है. यहाँ लिखा है द क्राइसिस फेज वन. दिस इज द क्राइसिस फेज वन, दिस वन, एंड दिस इज द प्री पैराडाइम फेज. ये प्री पैराडाइम फेज है. यहाँ से एक existing philosophy out of various philosophy started become dominated and replaced other ideas and established itself. So this stage is this one,
is paradigm 1. This is paradigm 1. But what happened? Certain anomalies develop, and this paradigm means the existing principle, philosophy, or methodologies or techniques unable to solve various problems. So anomalies get accumulated, various unsolved problem get accumulated. This is known as crisis phase 1. After that, as you know, the new revolution takes place. The new ideas, the researcher came with the new idea, and with the help of that techniques or belief or principle, technologies, methodologies and ideas, they are able to solve the unsolved problems. यहाँ जो unsolved problem थे उसको solve किया, so a new paradigm has been set. Okay, the paradigm 2. Paradigm 2 has been set. Again, what you find that there is a phase of crisis. फिर एक phase of crisis आता है, the phase of crisis 2. And what happened when the phase of crisis 2 takes place? Again, a new ideas came up with that, and the new paradigm has been developed. Okay, like that, gradually one by one. Okay, one paradigm replaced by the other. This is known as paradigm. Am I clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. So as the number of supporter of the original paradigm dwindled, जो पहले पैराडाइम था उसके सपोर्टर जब धीरे धीरे कम होने लगेंगे विद द टाइम थ्रू द रिटायरमेंट और डेथ एक्सेट्रा, द आइडिया बिकम जनरली एक्सेप्टेड, द साइंटिफिक रिवोल्यूशन इज ओवर एंड अ न्यू पैराडाइम इज एस्टैब्लिश्ड इन दैट. पुराने जो ओल्ड थॉट वाले हैं धीरे धीरे या तो वो रिटायर्ड हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी से रिसर्च बंद हो गया, एज्ड हो गए, ठीक है, या कुछ की डेथ हो गई. तो क्या हो गया कि जो माइनॉरिटी ग्रुप था, न्यू रिसर्चर जो नए आइडियाज़ के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, वो अपने आप को स्टेबलाइज कर लेंगे और नई डिसिप्लिन्स में, इट्स में. ये था द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम. अब है क्या ऐसा पैराडाइम ज्योग्राफी में भी दिखता है? क्या ज्योग्राफी में भी टाइम के साथ न्यू अप्रोचेस, न्यू मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट किया लोगों ने, रिसर्चर्स ने? तो आपका टॉपिक है पैराडाइम इन ज्योग्राफी. अभी हमने इन जनरल पढ़ा कि पैराडाइम क्या होता है, पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है. मैंने दो कॉन्सेप्ट्स आपको बताया कि पैराडाइम का मतलब क्या है और पैराडाइम शिफ्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ कुन्स आइडिया. कुन्स के आइडिया के अनुसार पैराडाइम शिफ्ट क्या है, वो कैसे शिफ्ट होता है एक टेक्निक्स या एक मेथोडोलॉजीज या एक बिलीफ सिस्टम या एक आइडियोलॉजीज दूसरे आइडियोलॉजीज के द्वारा, और अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करता है. ये प्रोसेसेस मैंने समझाए जिसे कुन्स ने एक्सप्लेन. लेकिन क्या ये प्रोसेसेस आपको दिखाई देता है इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी? तो पैराडाइम में तीन डिफरेंट अप्रोचेज है, एक एपिस्टेमोलॉजी, एक ऑन्टोलॉजी और एक मेथोडोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, और जब वो ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम एक नई फिलॉसफी डेवलप, ठीक है. Ontology based on a basis, on that basis we develop certain theories, and theories develop a basic philosophy. It is linked. A methodologies is based on certain specific methods. As you know, in methodologies we derive certain methods to develop a specific techniques to solve the problem. With the help of that technique we develop theory, and the theory help in the development of a basic philosophy. This is the approaches in paradigm. You have to just understand this table, okay. And then in geography specifically, when you learn about paradigm shift, इस समय के साथ कैसे रिप्लेस हुए एक आइडिया दूसरे आइडिया के थ्रू, तो ये
उसका एक फ्लो चार्ट है. We can divide geography or changing paradigm in geography into two groups. One is traditional paradigm, another is contemporary paradigm. When we talk about traditional paradigm, earliest approach in the geography was teleological descriptive paradigm. अभी मैंने बताया था वर्णात्मक था geography, descriptive था approach. मैंने जोग्राफर्स के नेम लिए, एंशियंट जोग्राफर. आपको क्या एक्सप्लेन करना है जब आप इसको लिखोगे? आपको क्या करना है? अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया व्हाट इज पैराडाइम, सो जस्ट यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज पैराडाइम. ठीक है ना? उसके बाद आपको ये मेंशन करना है कुन्स का आइडिया. फिर आप थोड़ा ब्रीफली ये ग्राफ बनाकर बता दो कि पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है, कुन्स का आइडिया एक्सप्लेन कर दो. उसको डिटेल्स ग्राफ बनाओ, ग्राफ को वहीं एक्सप्लेन कर दो. When you have to write in 250 word or 200 word or 150 words say paradigm in geography, you must mention what is paradigm, then you mention what is the idea of Kuhn, okay, of the paradigm, and how he explained paradigm shift, what is paradigm shift, and then you come up to this idea. और फिर यहाँ आ जाइए. यहाँ पर मैंने क्या कहा कि जो पहला अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी जो ट्रेडिशनल जोग्राफर्स थे, एंशियंट जोग्राफर, उन्होंने क्या आइडिया, क्या अप्रोच लिया जोग्राफी को एक्सप्लेन करने का? टीलियोलॉजिकल डिस्क्रिप्टिव अप्रोच. ठीक है. So they started explaining about the planetary movement, okay, about the physical processes or phenomena. ठीक है. जो उन्होंने सुना था, देखा, ऑब्जर्व किया, उसके आधार पे उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन करना शुरू किया, डिस्क्राइब करना शुरू किया. डिस्क्रिप्टिव अप्रोच. एग्जाम्पल देना हो ज्योग्राफर का, ठीक है, टीलियोलॉजिकल अप्रोच, तो आप, मैंने कहा ऑप्थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकैटियस, इरेटोस्थेनेस, प्लेटो, एरिस्टोटल, इवन द कार्ल रीटर was the founder of modern geography. कार्ल रीटर, जिनके बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है, his approach was also teleological. उनका अप्रोच भी डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है, at certain extent. तो what you have to mention, आपको क्या करना है? आपको कुछ ज्योग्राफर के नेम लिखने हैं, मेंशन करना है. अगर आपको कुछ लिटरेचर याद आ जाए कि हाँ ये किताब लिखी थी, उसमें ये डिस्क्राइब किया था, तो आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है. बट एटलीस्ट यू मेंशन व्हाट इज टेलियोलॉजी मीन्स. टेलियोलॉजी मीन्स डिस्क्रिप्टिव अप्रोच. दिस इज द अर्लीस्ट पैराडाइम इन ज्योग्राफी where the geographers what adopted the descriptive approach to explain the geographical phenomena. Who are they? Majority of the ancient geographer, okay, having the teleological approach, even the medieval geographer having the teleological approach. तो आप मेंशन कर दोगे कुछ के नेम. देन the romantic analytical paradigm, this is the new paradigm which is developed. अब होता है कि ये जो फेज ऑफ रोमांटिसिज्म है, रोमांटिक एनालिटिकल पैराडाइम, वो कब आएगा? कौन लेकर आया इस कॉन्सेप्ट को? ठीक है. आपके साथ जब मैंने डिस्कस किया था तो रीटर के पैरेलली किस ज्योग्राफर के बारे में मैंने बात की? डू यू हैव आइडिया? आपको याद है? कंटेम्परेरी ज्योग्राफर. टेल मी, तो पूछ रहा हूँ. अब ओश और नहीं. Came up with the idea of cultural land. देखो और कोशिश करिए.
कैसे चले? सर बैरो, सर एच बैरो। वो वही बात है कि आपको मैंने क्या कहा कि आपने पूरी ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ लिए, और आपको जितने भी थॉट्स में पढ़ाया वो सीक्वेंस में पढ़ाया ज्योग्राफिकल थॉट को, एक पैराडाइम के बाद दूसरा, एक फिलॉसफी के बाद दूसरा, एक के बाद, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही पढ़ाया था मैंने। अगर वो चीज़ें आपको याद हैं, आपको मैंने बताया था अर्लीस्ट ज्योग्राफर आर डिटर्मिनिस्टिक ज्योग्राफर, नहीं, ऑल दिस टीलियोलॉजिकल डिस्क्रिप्टिव अप्रोच रहा जिनका, जिनका रोमांटिक एनालिटिकल अप्रोच रहा, दे आर बेसिकली डिटर्मिनिस्टिक ज्योग्राफर। डिटर्मिनिज्म क्या कहता है? नेचर इज पावरफुल, ओके, मैन इज नॉट एक्टिव बट द पैसिव। Man is a slave, okay, guided by the nature. फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इन्वायरमेंटलिस्ट पैराडाइम, मैंने आपको इसके बारे में भी बताया, इन्वायरमेंटलिज्म, ठीक है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था चार्ल्स डार्विन के बारे में, उनकी एक बुक बताई थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1959 पब्लिश। वो एक रिवोल्यूशनरी आइडिया लेकर आया। क्या आइडिया लेकर आया? नेचुरल सिलेक्शंस का आइडिया लेकर आया, नेचर बेस्ट को सिलेक्ट कर, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का आइडिया आया। नेचर कुछ कंडीशंस क्रिएट करती हैं, कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए बेस्ट के पास कैरेक्टरिस्टिक्स अडॉप्ट करते हैं और वही सर्वाइव करते हैं, जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। एलन चर्चिल सैंपल का आइडिया डिस्कस किया, ठीक है। फिर पॉसिबिलिस्टिक पैराडाइम बताया था मैंने बताया था ये डिटर्मिनिज्म के पैरेलल एक नई पैराडाइम आ गई है, ठीक है। क्या कहते हैं? पॉसिबिलिज्म, वेयर देयर इज नेसेसिटी एवरीवेयर पॉसिबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट आ गया। फिर कोरोलॉजिकल पैराडाइम, a regional paradigm has been developed। आपको मैंने बताया था एक बुक कॉस्मोस, एक बुक जिसमें यूनिटी की बात की गई थी, ठीक है ना। जब स्टडी करने निकले तो पता चला कि यूरोप से लेकर साउथ अमेरिका तक बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिखता है, यूनिटी की बात करते हैं कॉस्मोस के। एक बुक के बारे में मैंने बताया था अर्डकुंडे, ठीक है। तो वहां पर एक रीजनल कॉन्सेप्ट आया कोरोलॉजी, स्टडी ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन में बताया था आपको। फिर पॉजिटिविस्टिक पैराडाइम आया, इसी का अंडर करेंट है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का अंडर करेंट है पॉजिटिविज्म, मैंने बताया था एक नई पैराडाइम आ गई। फिर बिहेवियरलिज्म, मैंने बताया था कि क्वांटिटेटिव अप्रोच और पॉजिटिविज्म में मैन के थॉट्स को वैल्यू नहीं दिया गया था, थिंकिंग प्रोसेस को, बट मैन्स हैविंग इमेंस थॉट प्रोसेस, the man's use its brain, mental map. Behavioralism got impetus over the thinking of the man, because यहाँ तो all men are economic and rational, ठीक है ना। यहाँ पर तो उसके इमोशन को नेग्लेक्ट किया गया, मैन को एक मशीन की तरह ट्रीट किया गया, लेकिन यहाँ मैन के इमोशन को प्लेस दिया गया। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमनिज्म आया। फिर मैंने बताया था रेडिकल और मार्क्सिस्ट, उसके बीच के डिफरेंसेस भी मैंने आपको बताया था कि रेडिकलिज्म और मार्क्सिज्म में अंतर है। रेडिकलिज्म जो एग्जिस्टिंग व्यूज है
उसको चेंज करने की बात करते हैं, उसमें बदलाव की बात करते हैं, ऑल टुगेदर उसको अपरूट करने की बात नहीं करते हैं। जैसे जो डिमेरिट्स है उसको रिवाइव कर दो, उसको चेंज कर दो, वो रिफॉर्मिस्ट अप्रोच है।